आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं और राहुल गांधी के बहुआयामी जीवन के पन्नों को पलटते हैं। असल में ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक विरासत, बेहद गहरे व्यक्तिगत आघात और उस पर से लगातार होने वाली राजनीतिक जांच पड़ताल का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। और यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति उस जीवन को कैसे संतुलित करता है जहां एक तरफ असीम विशेषाधिकार हो और दूसरी तरफ भयानक व्यक्तिगत त्रासदियां और जनता की कभी न हटने वाली तीखी नजर। ये एकदम विपरीत ताकतें किसी के सार्वजनिक व्यक्तित्व को आखिर कैसे आकार देती हैं? तो इस अत्यधिक ध्रुवीकृत व्यक्ति को बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझने के लिए हम इन 5 प्रमुख चरणों से गुजरेंगे। ऐतिहासिक विरासत और आघात, वैश्विक शिक्षा का प्रभाव, उनका क्रमिक राजनीतिक सफर, आलोचनाएं और दृढ़ता, और अंत में भारत जोड़ो यात्रा। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक विरासत और आघात, यानी नेहरू गांधी परिवार में जन्म लेने का भारी वजन। देखिए, स्रोत यहाँ बहुत स्पष्ट हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक वंश का मामला नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय इतिहास के एक जीते जागते हिस्से में जन्म लेने की बात है। इस तरह के माहौल में बड़े होने का सीधा सा मतलब है कि जन्म से ही ऐतिहासिक अपेक्षाओं की एक बहुत लंबी परछाई पड़ जाती है। ये एक ऐसी असाधारण पृष्ठभूमि है जो जीवन की हर चाल को पहले से ही तय करने लगती है। और शुरुआती जीवन की घटनाएं तो बेहद उथल-पुथल भरी रहीं। बचपन में दादी इंदिरा गांधी और युवावस्था में पिता राजीव गांधी की हत्या, ये सिर्फ पारिवारिक नुकसान नहीं थे, बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली राष्ट्रीय घटनाएं थीं। जाहिर है, इन्होंने गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़े और सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर चिंताएं पैदा की। सच कहें तो इस तरह के सदमे के बाद सार्वजनिक जीवन में कदम रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला रहा होगा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, वैश्विक शिक्षा का प्रभाव, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज। तो पारिवारिक उथल-पुथल के बाद यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बहस सामने आती है। क्या हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे बड़े संस्थानों की इस पश्चिमी शिक्षा ने दुनिया को देखने का एक शानदार वैश्विक नजरिया दिया, या फिर क्या इसी शिक्षा ने उन्हें भारत की जमीनी हकीकत से थोड़ा दूर कर दिया? क्या इससे भारत की समस्याओं को एक व्यापक संदर्भ में समझने में मदद मिली? खैर, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर आज भी लगातार चर्चा होती रहती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, उनका क्रमिक राजनीतिक सफर और नेतृत्व तक का रास्ता। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के भीतर उनका सफर रातों रात शीर्ष पर पहुंचने वाला नहीं था। ग्राफ काफी क्रमिक रहा है। शुरुआत होती है परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी से बतौर सांसद। उसके बाद एनएसयूआई और युवा कांग्रेस जैसे संगठनों की जिम्मेदारी संभालना, फिर महासचिव बनना और अंत में उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचना। भले ही पारिवारिक पृष्ठभूमि से एक ठोस आधार मिला हो, लेकिन संगठनात्मक ढांचे की सीढ़ियां एक-एक करके ही चढ़नी पड़ी। अब आते हैं चौथे भाग पर, आलोचनाएं और दृढ़ता, यानी डटे रहने की क्षमता। हमारे स्रोत लगातार होने वाली आलोचनाओं के कुछ बहुत ही विशिष्ट कोणों को रेखांकित करते हैं। नीतियों से असहमति, भाषणों की एकदम बारीक जांच, राजनीतिक रणनीतियों पर उठते सवाल और यहाँ तक कि व्यक्तित्व की भी आलोचना। देखा जाए तो भारतीय राजनीति के इस बेहद ध्रुवीकृत माहौल में ये सारी चीजें उनके सफर का एक स्थायी और अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इन तमाम लगातार आलोचनाओं और असफलताओं के बीच स्रोत सामग्री बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करती है, और वो है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। इतने भारी दबावों के बावजूद राजनीतिक अखाड़े में मजबूती से डटे रहने की ये क्षमता उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी रणनीति को परिभाषित करती है। उन्होंने मैदान बिल्कुल नहीं छोड़ा, और सच कहूं तो अब ये उनकी सार्वजनिक छवि का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और अंतिम भाग पर, भारत जोड़ो यात्रा, एक बहुत ही बड़ा उपक्रम। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर्स का सफर, विभिन्न राज्यों को पार करते हुए पैदल तय किया गया ये फासला सचमुच एक बहुत विशाल शारीरिक प्रयास था। और इसका मुख्य मकसद क्या था? आलोचकों को हवा हवाई नहीं, बल्कि सीधे जमीन पर उतरकर पसीना बहाकर जवाब देना। दस्तावेज यहाँ बार बार एक खास वाक्यांश पर बहुत जोर देते हैं, लोगों से सीधा जुड़ाओ। आज के इस सोशल मीडिया वाले दौर में लाखों नागरिकों के साथ ऐसा सीधा और भौतिक संवाद स्थापित करना एक बहुत कड़ा संदेश देता है।
ये बताता है कि जनता की बात सुनने के लिए मीलों लंबी दूरी तय करने की तैयारी है। राजनीतिक रणनीति के लिहाज से इस कदम के क्या मायने हैं, ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। सार्वजनिक जीवन का ये विरोधाभास भी कितना दिलचस्प है ना। एक ही व्यक्ति लोगों के बीच दो बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। एक तरफ भारी आलोचना है, जहां प्रभावशीलता और नीतियों पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक निरंतर प्रेरणा भी है, जहां बहुत से लोग इस दृढ़ता और उठाए गए जमीनी मुद्दों का गहरा सम्मान करते हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि किसी राजनीतिक हस्ती का मूल्यांकन कितने अलग अलग स्तरों पर होता है। तो अंत में ये सारे स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से ऐतिहासिक विरासत और भयंकर व्यक्तिगत आघात से आकार लेता है, उसमें कितना हिस्सा नियति का होता है और कितना अपने व्यक्तिगत चुनाव का। भाग्य की सीमा आखिर कहाँ खत्म होती है और एक नेता की अपनी मजबूत इच्छा शक्ति कहाँ से शुरू होती है? इसी गहरे सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।